हेलो गाइस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ेंगे गर्भावस्था के बारे में, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था। और तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम प्रोसेस देखेंगे, आईवीएफ टेक्निक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आईवीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आईवीएफ का फुल फॉर्म होता है इन विवो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आईवीएफ प्रक्रियाएं। तो आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसे सामान्य भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। जब प्राकृतिक रूप से निषेचन या फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, तब प्रयोगशाला में अंडाणु और शुक्राणु का मिलन कराया जाता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित तकनीकें हैं। तो यहाँ पर आईवीएफ तकनीक, टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक के बारे में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसमें एग्जाम में प्रोसेस पूछ ले जाते हैं कि जिफ्ट कौन सी प्रोसेस है, गिफ्ट कौन सी प्रोसेस है, उसमें क्या होता है। तो ये एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाए और आप उनका उत्तर दे पाए, इसलिए मैं ये प्रक्रियाएं आपको समझाने जा रहा हूं। तो आईबीएफ में एक टेक्निक होती है जिफ्ट, जिसको बोलते हैं जाइकोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है। तो जब प्रयोगशाला मतलब कि इन विट्रो में निषेचन कराकर जो जाइकोट होता है, जिसको हम बोलते हैं युग्मनज, तो उसमें क्या होता है, 8 कोषीय अवस्था वाला ब्लास्टोमेरस जो रहता है, 8 कोषीय का सेल का जो समूह रहता है, 8 सेल का समूह या 8 कोशिकाओं का समूह जो रहता है, उसको हम ब्लास्टोमेरस बोलते हैं। तो जो ब्लास्टोमेरस रहता है वो महिला की कहां पर, फेलोपियन ट्यूब में उसको रोपित करते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिंबवाहिनी नली में स्थानांतरित किया जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं जिफ्ट, इसलिए इसका नाम है जाइकोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। फिर अगली जो प्रोसेस है, इंट्रा यूरेट्रिन ट्रांसफर। तो इसमें क्या होता है, ये थोड़ा सा एक लेवल अप है जिफ्ट से। तो उसमें जो कोशिकाओं का जो भ्रूण बनता है वो 8 कोशिका का रहता है, बट इसमें जो ब्लास्टोमेरस रहेगा वो उसमें 8 कोशिका से ज्यादा का समूह रहेगा ब्लास्टोमेरस में। और इसमें उसमें क्या होता था, फिलोपियन ट्यूब में ब्लास्टोमेरस को रोपित करते थे, बट इसका जो ब्लास्टोमेरस है इसमें 8 सेल के समूह से ज्यादा है, और इसको जो रोपित करेंगे वो सीधा महिला के गर्भाशय में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसको बोलते हैं आईयूटी। आगे बढ़ते हैं। जिफ्ट, जिसको हम बोलते हैं गैमेट गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। इसको क्या बोलते हैं, गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। तो होता क्या है, इस तकनीक में निषेचन शरीर के बाहर नहीं होता। इस तकनीक में क्या होता है, निषेचन जो होगा शरीर के बाहर नहीं होगा। इसमें जो दाता रहेगा, मतलब कि जो डोनर रहेगा, तो डोनर से अंडाणु लेकर महिला के फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, जो अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती, लेकिन निषेचन और विकास के लिए उपयुक्त वातावरण दे सकती है। तो होगा क्या, इसमें कुछ नहीं होगा। जैसे कि कुछ महिलाएं होती है, उनका ओव्यूलेशन नहीं होता, उनमें एग नहीं बनते। तो वो क्या करेंगी, एक जो महिला रहेगी जिसका ओव्यूलेशन होता है, तो वो क्या करेगी, अपना जो एग है दूसरी महिला में ट्रांसफर कर देगी, दूसरी महिला के फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर हो जाएगा उसका जो एग है। और फिर उसका निषेचन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा। किस महिला में होगा, जिसने अंडाणु उठा लिया है, उसमें ही क्या होगा, निषेचन की जो प्रक्रिया है फेलोपियन ट्यूब में कंटिन्यू रहेगी, फर्टिलाइजेशन उसमें हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रोसेस पर, जिसका नाम है सरोगेसी, जिसको हम बोलते हैं क्राई की कोख। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसमें क्या होता है, जब कोई महिला किसी अन्य जोड़े के बच्चे को अपनी कोख में पालने और जन्म देने के लिए कानूनी रूप से सहमत होती है। ठीक है, मतलब कि जब कोई महिला होती है, किसी अन्य जोड़े के बच्चों को अपनी कोख में पालने के लिए या जन्म देने के लिए कानूनी रूप से सहमत होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सरोगेसी बोलते हैं या क्राई की कोख बोलते हैं। इसमें अनुवांशिक माता पिता के अंडे और शुक्राणु का आईवीएफ करके भ्रूण को सरोगेट मदर के गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता है। तो सीधी सी बात है, सरोगेसी में क्या होगा कि निषेचन जो रहेगा वो ओरिजिनल मां में होगा। निषेचन रहेगा वो ओरिजिनल मां में होगा, मतलब कि जो पिताजी रहेंगे और माताजी रहेंगे, दोनों के बीच में क्या होगा, निषेचन होगा। पिताजी और माता के बीच में निषेचन होगा। ठीक है,
अब कुछ कारणवश क्या होता है कि भ्रूण का डेवलपमेंट उसमें नहीं हो पाता है ओरिजिनल माँ में। तो वो ओरिजिनल माँ क्या करती है कि जो दूसरी लेडी रहेगी, उसमें फेलोपियन, उसके मतलब गर्भाशय में जो रहेगा अपना जो युग्मनज बना है उसको उसके गर्भाशय में रोपित कर देगी। ठीक है। तो जो भी मतलब रंग रूप कलर वगैरह जो भी रहेंगे वो ओरिजिनल माता पिता के रहेंगे, बट सिर्फ उसका जो डेवलपमेंट होगा वो दूसरी माँ में होगा। इतनी होपफुली आपको बात समझ में आई होगी। कई बार बाल विकास में डायरेक्टली टाइप ऑफ ट्विंस पूछ लिए जाते हैं, जुड़वा बच्चों के प्रकार पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें मैं आपको 3 जुड़वा बच्चे पढ़ाऊंगा। एक तो है समरूप जुड़वा जिनको बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, मोनोजाइकोटिक ट्विंस, और दूसरा है फ्रेटर्नल मतलब भ्रांत जुड़वा, डाइजाइकोटिक ट्विंस, और तीसरा है सियामीज या फिर जुड़े हुए जुड़वा। तो एक एक कर तीनों को देखते हैं और इनका विश्लेषण करते हैं। तो जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं जिनको समरूप जुड़वा बोलते हैं या फिर मोनोजाइकोटिक ट्विंस बोलते हैं, तो होता क्या है, यह एक अंडाणु और एक शुक्राणु, मतलब कि ये एक शुक्राणु है और ये एक अंडाणु है। तो ये एक अंडाणु एक अंडाणु और एक शुक्राणु के निषेचन से बनता है। ठीक है। फिर जैसे कि हमें पता है कि फिर क्या होगा, निषेचन की प्रक्रिया के बाद जो जायकोट बनता है वो विभाजित होता जाता है, 2 भागों में विभाजित होता है। ठीक है। तो जो एक अंडाणु रहेगा वो दो दो भ्रूण में विभाजित हो जाएगा। एक जो जायकोट रहेगा, युग्मनज रहेगा, वो 2 भ्रूण में बट जाएगा। इसके 2 भ्रूण बन जाएंगे, मतलब कि एक जो सिंगल जायकोट है वो 2 भ्रूण में डिवाइड हो जाता है। ठीक है। तो जिसके कारण क्या होगा कि हमारे जो है समरूप जुड़वा आइडेंटिकल ट्विंस बनेंगे। एक जायकोट 2 भ्रूण में डिवाइड होता है। सामान्यतः इनका लिंग जेंडर हमेशा समान होता है। ठीक है। अधिकांश इनका जो जेंडर रहेगा कि एक जायकोट से जो 2 भ्रूण बने हैं, एक जायकोट 2 भ्रूण में डिवाइड हो गया है। तो सामान्यतः इनके जेंडर समान होते हैं, या तो दोनों लड़के लड़के होते हैं या दोनों लड़की लड़कियां होती है। इनका डीएनए और अनुवांशिक संरचना 100% समान रहती है, मतलब कि ये देखने में रंग रूप में बिल्कुल एक समान होते हैं। तो इस तरह से जो रहेंगे हमारे समरूप जुड़वा जिनको आइडेंटिकल ट्विंस बोलते हैं वो होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो है भ्रांत जुड़वा फेटर्नल या डाइजाइकोटिक ट्विंस। तो इसमें क्या होता है, जब महिला के अंडाशय में वैसे तो ओव्यूलेशन पीरियड में एक अंडा आता है, बट होता क्या है कि कभी कभी 2 अंडे ओव्यूलेट हो जाते हैं। तो जब महिला के अंडाशय से एक साथ 2 अलग अलग अंडे निकलते हैं और दोनों को अलग अलग शुक्राणु निषेचित करता है। अच्छे से मैं डायग्राम बना के बता देता हूं कि ये 2 अंडाणु हैं। ठीक है। और इनको ये जो 2 है, 2 अलग अलग जो रहेंगे स्पर्म, वो इनको क्या करेंगे, वो इनको क्या कर देंगे, निषेचित कर देंगे। ठीक है। सामान्यतः ये भाई बहन की तरह होते हैं, मतलब कि इनका लिंग समान भी हो सकता है, भिन्न भी हो सकता है। ठीक है। तो मतलब ये एक जैसे नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि 2 अंडाणु अलग अलग टाइम पर ओव्यूलेट हुए हैं और 2 अंडाणु को 2 अलग अलग स्पर्म ने निषेचित किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला है श्यामीज या श्याम्स, जुड़े हुए जुड़वा जिनको बोलते हैं श्यामीज ट्विंस बोलते हैं जिनको हम, इसको काट दीजिए, श्यामीज ट्विंस जिनको हम बोलते हैं को ज्वाइंट ट्विंस। तो यह एक मोनोजाइकोटिक आइडेंटिकल जुड़वा का एक ही दुर्लभ रूप है जिसमें निषेचित अंडाणु विभाजन के समय पूरी तरह से अलग नहीं हो पाता। मतलब कि जो जायकोट रहेगा वो पूरी तरह से विभाजित नहीं हो पाता, वो किसी कारणवश वो चिपका रहता है। तो इस कारण क्या है, या तो वो शरीर से या किसी अंग से जो है बच्चे चिपके हुए होते हैं, फिर उनका ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन के द्वारा उनको अलग किया जाता है। तो ये होते हैं सियामीज ट्विंस। आगे बढ़ते हैं।
कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, गुणसूत्र के बारे में देखते हैं। तो मानव विकास की नींव आनुवांशिकता पर टिकी है, जिसके मुख्य कारण गुणसूत्र क्रोमोसोम्स हैं। तो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण विवरण। तो मानव कोशिका में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, मतलब कि 23 जोड़े होते हैं। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 46 गुणसूत्र होते हैं। अगर जोड़े की बात पूछी जाए तो 23 के 2 जोड़े होते हैं, 23 के 2 जोड़े होते हैं गुणसूत्र के। ऑटोसोम्स, तो शुरुआती 22 जोड़े, मतलब कि 44 जो गुणसूत्र रहेंगे स्त्री और पुरुष में बिल्कुल समान होते हैं, जो शारीरिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं, जिनको हम बोलते हैं ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स जो होते हैं, शुरुआती जो 22 जोड़े रहते हैं, जो 44 जो टोटल गुणसूत्र रहेंगे, स्त्री और पुरुष में बिल्कुल समान होते हैं, शारीरिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं। अब होते हैं जो 23वां जो जोड़ा होता है, उसको हम बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स बोलते हैं। तो जो 23वां जो गुणसूत्र होता है, वो क्या करता है? सेक्स का निर्धारण करता है, लिंग गुणसूत्र कहलाता है। तो 23वां जोड़ा लिंग निर्धारण करता है। महिलाओं में क्या होता है? XX होता है। महिलाओं में क्या होता है? XX, और 23वां जोड़ा होता है। और पुरुष में होता है एक X और एक Y। तो मतलब कि लड़का होगा या लड़की, किस पर डिपेंड करेगा? पुरुष पर। किस पर डिपेंड करेगा? पुरुष पर। ठीक है। शिशु का लिंग निर्धारण पूरी तरह से पिता के बाएं गुणसूत्र पर निर्भर करता है। अब एक जो आजकल एग्जाम में नए पैटर्न का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसमें डाउन सिंड्रोम पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? डाउन सिंड्रोम के बारे में पूछ रहे हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं, एग्जाम में आजकल क्वेश्चन इससे बन रहे हैं, तो इसको ध्यान से सुनिए। होता क्या है? इसे मंगोलिज्म भी कहते हैं। इसका एक और नाम क्या है डाउन सिंड्रोम का? मंगोलिज्म भी कहते हैं। तो होता क्या है? 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी, मतलब कि जो 21वां गुणसूत्र रहेगा, उसकी जो ट्राइसोमी रहेगी, यानी एक अतिरिक्त गुणसूत्र, मतलब कि जैसे टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं? टोटल गुणसूत्र 46 होते हैं, लेकिन यहां पर जो गुणसूत्र रहेंगे 46 की बजाय 47 गुणसूत्र रहेंगे। मतलब कि जो 21वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी यानी एक अतिरिक्त गुणसूत्र रहेगा। तो होगा क्या? इसके आ जाने के कारण क्या होता है? इससे क्या होता है? बच्चा मंदबुद्धि होता है। क्या होता है? बच्चा मंदबुद्धि होता है। ये सीटेट एमपीटेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल इस पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। डाउन सिंड्रोम का अगर एक और नाम पूछे तो इसका एक नाम है मंगोलिज्म भी इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है? 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी, यानी कि एक अतिरिक्त गुणसूत्र हो जाता है इसमें। वैसे तो 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन 46 की जगह डाउन सिंड्रोम या मंगोलिज्म में 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है? मंदबुद्धि बच्चा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। टर्नर सिंड्रोम, ये भी बहुत अक्सर पूछा जा रहा है आजकल एग्जाम में। टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आजकल सीटेट एमपीटेट में बहुत ज्यादा प्रचलित ये क्वेश्चन है, ध्यान से इसको सुनिए। तो टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? तो पहली बात, अगर आपसे पूछा जाए कि टर्नर सिंड्रोम किस में होता है, पुरुष में या महिला में, तो टर्नर सिंड्रोम जो होता है वो सिर्फ किस में होता है? महिलाओं में होता है। टर्नर सिंड्रोम किस में होता है? सिर्फ महिला में होता है। किस में होता है? महिला में। इसमें क्या होता है? एक गुणसूत्र कम होता है। जैसे कि जो महिला रहेंगी उसमें टोटल, महिला हो या चाहे पुरुष हो, 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन जब टर्नल सिंड्रोम की बात कर रहे हैं तो ये सिर्फ किस में होता है? टर्नल सिंड्रोम महिला में होता है। वैसे गुणसूत्र कितने होते हैं? 46 होते हैं। ठीक है। 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, मतलब कि टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र। तो इसमें क्या होता है? एक एक्स गुणसूत्र कम होता है। महिला में एक एक्स गुणसूत्र कम होता है। तो 46 की वजह क्या हो जाते हैं? 45 गुणसूत्र हो जाते हैं महिलाओं में। महिलाओं में क्या होगा? महिला में 46 की जगह क्या होगा? 45 गुणसूत्र हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? 46 की जगह क्या हो जाएंगे? 46 की जगह क्या हो जाएंगे? 46 की जगह क्या हो जाएंगे? 45 गुणसूत्र हो जाएंगे, और एक एक्स गुणसूत्र इसमें कम रहेगा। इसके कारण क्या होगा? महिला का शरीर जो होगा अल्प विकसित रह जाता है। इसके कारण क्या होता है? महिला का जो शरीर रहता है अल्प विकसित रह जाता है, और वो क्या हो जाती है? बांझपन की शिकार हो जाती है। काय की शिकार हो जाती है?
बांझपन की शिकार हो जाती है, क्योंकि उनमें एक एक्स गुणसूत्र जो है वो कम होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, टर्नर सिंड्रोम। इसको हम क्या बोलते हैं, टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं। अगला जो सिंड्रोम है हमारा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये किस में होता है, ये पुरुषों में होता है। अभी हमने महिलाओं की बात करी थी, इसको मैं रब कर देता हूं, 1 मिनट वेट कीजिए। हाँ, तो ये क्या होता है, ये होता है पुरुषों में होता है। तो जो हमारा क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम रहेगा, ये किस में होता है, पुरुषों में होता है। अब इसमें क्या होता है, पुरुषों में 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक एक्स गुणसूत्र अतिरिक्त हो जाता है, तो 46 की जगह 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। तो अब जो लिंग निर्धारण के लिए जो गुणसूत्र हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, एक्स वाई एक्स, एक एक्स्ट्रा एक्स आ गया। इसके कारण पुरुषों में महिला जैसे लक्षण दिखाई दिखाई देने लगते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कौन से सिंड्रोम के कारण जो है पुरुष में महिला जैसे गुण दिखाई देने लगते हैं, तो क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम के कारण पुरुषों में महिला जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम की परिभाषा बताइए। तो क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम की परिभाषा यह है कि वैसे 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन ये क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम जो होता है वो पुरुष में होता है। 46 गुणसूत्र में होता क्या है कि एक गुणसूत्र एक्स का अतिरिक्त पुरुष में आ जाता है, ठीक है, जिसके कारण जो गुणसूत्र होते हैं वो 47 हो जाते हैं। और जो गुणसूत्र 47 में एक्स वाई एक्स, एक एक्स एक्स्ट्रा आ जाता है, जिसके कारण पुरुष जो रहेंगे उनमें महिलाओं के जैसे कुछ लक्षण दिखाई देने लग जाएंगे। होपफुली आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा वीडियो, तो चैनल को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट